इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इसकी सिंटैक्स के वगैरह के ऊपर आएंगे। एरे क्या होती है? एरे एक वेरिएबल है, ठीक है। जिस तरह हम वेरिएबल क्रिएट करते थे, डिम एन एज एन टीचर, डिम मार्क्स एज एन टीचर, जैसा ये वेरिएबल आपके सामने डिक्लेयर है। एरे भी ऐसा एक वेरिएबल है, मार्क्स एज एन टीचर। जब हम लिखते थे तो इस तरह का एक वेरिएबल क्रिएट होता था, ठीक है। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। एरे भी इसी तरह का एक वेरिएबल है, लेकिन एरे की प्रॉपर्टी है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होल्ड कर सकती है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक ही वैल्यू है यहाँ पे। यू कैन सी मार्क्स वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू। मार्क्स वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। जबकि जो एरे होती है, हम कहते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ डाटा है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स। यानी कि रिलेटेड इसलिए मैं कह रहा हूँ, इन सभी की डाटा टाइप सेम होगी। एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती हैं, उनको हम एरेज कहते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर हो जाए, उसको हम कहते हैं एरे। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो लिखा हुआ है, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। ये जो कंटिगुअस वर्ड है, इसको आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंटिगुअस से क्या मुराद है। हम फ़िलहाल ये समझते हैं कि इज़ अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़। ऐसा एक वेरिएबल है जो कि एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। कितनी वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है, ये डिपेंड करता है आप पे। आप वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त जितनी उसकी कैपेसिटी बताएंगे, वो उतनी वैल्यूज़ को एक वक्त में स्टोर करेगा। लिखा हुआ है, रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज इज़ टू बी स्टोर्ड एट इन अ वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यू स्टोर होती हैं। अगर वेरिएबल आपने इंटीजर टाइप का बनाया है तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, 5 हों, 10 हों, 15 हों, वो सारी की सारी बिलोंग करती होंगी इंटीजर डाटा टाइप से। सिमिलरली अगर वो डबल डाटा टाइप से बिलोंग करती होंगी तो तमाम वेरिएबल्स डबल डाटा टाइप के होंगे, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ डबल डाटा टाइप की होंगी। तो ये इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन उन तमाम वैल्यूज़ की डाटा टाइप जो है वो सेम होगी। जितनी वैल्यू स्टोर हो रही होंगी उन सब की डाटा टाइप सिमिलर होगी। सो देखें जी, ये एक एरे मैंने बनाई है मार्क्स नाम के। इसके अंदर जो ये 7 वैल्यू स्टोर हो रही हैं, तो ये कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन है। कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन की ये डेफिनेशन है कि ये हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं, एरे के एलिमेंट्स, वो आपस में मेमोरी के अंदर एक कॉन्टिगुअस यानी कि कनेक्टेड जगह के ऊपर होते हैं। आपस में इंटरकनेक्टेड लोकेशंस होती हैं जहाँ पे ये कनेक्ट हुए होते हैं। अगर ये इसको रैम सपोज करें हम, फॉर एग्जांपल इंटीजर जो है वो 2 बाइट जगह लेता है, तो ये पहले वाला सेल जो है, इसका एड्रेस जो है ना 1000 है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा 1002, इसका एड्रेस हो जाएगा 1004, 1006 एंड 1008। तो ये कॉन्टिगुअस से मुराद एक दूसरे के साथ मुत्तसिल हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ऐसी मेमोरी लोकेशंस जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, उनको एक सिंगल नेम देते हैं। जिस तरह से हम वेरिएबल डिफ़ाइन करने के रूल्स हमने पढ़े थे, वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो इस तरह से एरे डिक्लेयर होती है। ओके बेटा, अब ये एक से ज़्यादातर वैल्यू स्टोर करेंगी। हम एग्जांपल लेते हैं एक्सेल से। ये आपस में कॉन्टिगुअस होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक एक एरे है, मैं इसको बॉन्ड जो है ना ये लगा देता हूँ बॉर्डर। ये यहाँ पे इनका नेम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मार्क्स है, और यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी, कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी मार्क्स की। तो ये हमारे पास मार्क्स हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पड़े हुए हैं। अब देखें हर एक, क्योंकि ये है तो ये कंटिगुअस आपस में जुड़ी हुई, लेकिन हर एक का एड्रेस फिर भी डिफरेंट है। ये देखें, इसका एड्रेस जो है वो H9 है, इसका एड्रेस जो है वो I9 है, इसका एड्रेस J9 है, इसका एड्रेस K9 है। तो हम इनको एड्रेस देने के लिए जो स्कीम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं इंडेक्स। जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 होता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 इंडेक्सेस हैं। तो जब भी हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, हम बाय यूजिंग देयर इंडेक्सेस को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो इंडेक्स लगा हुआ है, 0 इंडेक्स, मार्क्स के 0 इंडेक्स पे 65 वैल्यू पड़ी है, मार्क्स के 1 इंडेक्स पे 64 वैल्यू पड़ी है, मार्क्स के 2 इंडेक्स पे 56 वैल्यू पड़ी है, मार्क्स के 3 इंडेक्स पे 65 वैल्यू पड़ी हुई है। तो हम ये कहते हैं कि वेरिएबल्स आम तौर पे एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर करते हैं।
एरे होती है एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करती है। कितनी वैल्यू स्टोर करती है डिपेंड करता है आप पे, जितनी हम इसको डिफ़ाइन करते वक्त बता देते हैं। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है, यानी कि रैम के अंदर आपस में ये सारी मेमोरी लोकेशंस जुड़ी हुई होती हैं और इन सभी का एक नाम होता है। फिर हमने कहा ये रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, यानी कि सभी की जो डाटा टाइप है वो सिमिलर होगी। अगर एक इंटीजर आपने डिक्लेयर कर दिया तो सारे वेरिएबल जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो इंटीजर डाटा कैटेगरी की होंगी। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देते हैं तो तमाम कैटेगरी स्ट्रिंग से बिलोंग करती होंगी, ठीक है। तो कैटेगरी या डाटा टाइप इनकी सेम होती है एक एरे की। और चौथा जो कॉन्सेप्ट हमने गेट किया यहाँ पे वो इसका इंडेक्स है। किसी भी एरे एलिमेंट को, इनको कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो आती हैं ना चीज़ें, एलिमेंट, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एरे एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम उसका इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस वैल्यू को पिक करना चाहते हैं मैं लिखूंगा मार्क्स 0। अगर मैं इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा मार्क्स 1। अगर मैं इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो मार्क्स 2 लिखूंगा। तो किसी भी एरे एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स। वी कैन एक्सेस एरे एलिमेंट्स बाय देयर इंडेक्सेस। हम एरे एलिमेंट्स को उनके इंडेक्सेस के साथ जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एरे एलिमेंट्स का एक जो एग्जांपल है आपके सामने लिखी हुई है। हम आगे मूव करते हैं एरे डिक्लेरेशन के ऊपर। एरे डिक्लेयर करने का तरीकाकार वही है जो एक सिंपल वेरिएबल का होता है। डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ हमने जब एरे डिक्लेयर करनी होती है तो साथ में उसका साइज़ देते हैं। ये एक्सेल शीट है, इसमें हम एक एरे इंसर्ट करना सीखते हैं। डिम मार्क्स एज इंटीजर लिखते थे, तो ये हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल है जो कि एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू होल्ड कर सकता है। अगर मैं लिख दूं 5, इसका मतलब है कि ये एक वक्त में 6 वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पे 5 लिखा है, 6 वैल्यूज़ क्यों होल्ड करेगा। देखें ज़रा, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, ये 0 से इसको स्टार्ट कर रहा है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तक जो है ना उसको एक्सेस करेगा। 5 तक वैल्यूज़ इसके अंदर आके स्टोर हो सकती हैं। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपने जो भी एड्रेस लिखा है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर मैक्सिमम इतनी वैल्यू आती है, लेकिन स्टार्ट होती है 0 से। अगर आपने 5 लिखा है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 6 वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप यहाँ पे 4 लिखते हैं तो टोटल 5 वैल्यूज़ आएंगी। जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली उसमें 1 ऐड करने उतनी वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होता है। हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये इसका इंडेक्स वो 0 है और ये इसका अपर बाउंड है। तो 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, इसके अंदर 5 वैल्यूज़ आएंगी। 5 वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर होनी है एट अ टाइम। सो हमारे पास ये एरे को डिक्लेयर करने का तरीकाकार है। यहाँ पे आपने देखा है, हम देखते हैं डिम कीवर्ड ऐसे का ऐसे ही आता है, इसको मैं कह देता हूँ ब्लू कलर में, और एज कीवर्ड ऐसे ही आता है, ये ब्लू कलर में, इसको ब्लू करते हैं, सॉरी ये भी ब्लू कलर में, और जो डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास ग्रीन कलर में, ठीक है। ये जो है ना हम आइडेंटिफायर लिखते हैं। आइडेंटिफायर से मुराद होता है नेम, कुछ भी नेम हो सकता है, ठीक है। और जो नेमिंग रूल्स हैं उसके मुताबिक, और साइज़ ऑफ एरे से मुराद जो भी आप लिखेंगे उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, इज़ ऑलवेज इंटीजर की जगह हम लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। डिम की जगह पे जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं पब्लिक या प्राइवेट इस्तेमाल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्कोप, इसको हम अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते। तो हम ये जो सिंटैक्स है इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल ये आपके सामने लिखी हुई है। मैंने डिम लिखा, मार्क्स लिखे, लेकिन मार्क्स के साथ मैंने बताया कि ये एक एरे है जिसके अंदर 5 वैल्यूज़ आती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्सेस बनते हैं टोटल, कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये 3 हैं, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, हमारे पास 4th इंडेक्स होगा इसका।
अगर आपने लिखा है 4 तो उसकी मुराद ये है कि इसके अंदर ये 5 वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप लिखते हैं 5 तो उसके अंदर 6 वैल्यूज़ आएंगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने इसको असेस कैसे करना है। देखिए ये मैंने लिखा है एरे एक 5 लेंथ की लिखी है, तो ये इसके इंडेक्सेस आ गए, ठीक है। और मार्क्स के 0 इंडेक्स पे 45 वैल्यू पड़ी है, मार्क्स के 1 इंडेक्स पे 65 वैल्यू है, मार्क्स के 2 इंडेक्स पे 75 वैल्यू है, मार्क्स के 3 इंडेक्स के ऊपर 49 वैल्यू। इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ हम देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनको आगे आके हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये जो हम बात कर रहे थे अभी कि एरे एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर एक जुमला लिखवाया है, वी कैन एक्सेस एरे एलिमेंट्स बाय देयर इंडेक्सेस। इनके इंडेक्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। अब ये जो एग्जांपल ली है मैंने, इसमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो आने हैं, लेकिन कैसे आएंगे। मैं कहता हूँ डिम मार्क्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा 0, मार्क्स के 0 इंडेक्स पे वैल्यू रख दी जाए 75, मार्क्स के 1 इंडेक्स पे वैल्यू रख दी जाए 76, मार्क्स के 2 इंडेक्स पे वैल्यू रख दी जाए 65, मार्क्स के 3 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू रख दी जाए 49, मार्क्स के 4 इंडेक्स के ऊपर रख दी जाए वैल्यू 56। तो ये हमारे पास इस तरह से, अब देखें ये जो है ना, इसका अपर बाउंड लिखा गया है। डिफरेंस क्या है, जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो तो आप उसका साइज़ दे रहे होते हैं, यानी कि डिम एज इंटीजर, ये निशानी होती है कि आप इसका साइज़ दे रहे हैं। बाद में जब भी लिखेंगे इससे मुराद होगा इसका आप इंडेक्स लिख रहे हैं, आपने ये वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर कर दी हैं। सिमिलरली आप इनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, मार्क्स 1 या 0 कर लेते हैं, मार्क्स एट 0, जो 0 पे मार्क्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। देखिए ज़रा 75 डिस्प्ले होता है, ये 75 डिस्प्ले हो रहा है जो हमने यहाँ पे 0 के ऊपर वैल्यू दी थी, ठीक। यहाँ पे 1 की वैल्यू शो कर देते हैं, यहाँ पे 2 की वैल्यू शो कर देते हैं, यहाँ पे 3 की वैल्यू और यहाँ पे 4 की वैल्यू। आप देखते हैं कि क्या ये इसी तरह से 75, 76, 65, 49 और 56 शो होते हैं। 75, 76, 65, 49 और 56 ये वैल्यूज़ शो हो रही हैं, यानी कि इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू खुद से ना देना चाहते हो, हम चाहते हैं यूज़र वैल्यू दे, तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर मैथ्स मार्क्स, मैथ के मार्क्स एंटर करें। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर, यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश, यहाँ पे लेट्स सपोज फिज़िक्स, और यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं और 5 के 5 डिस्प्ले भी होंगे। देखिए ज़रा, हम सिर्फ एक एरे के अंदर इनको स्टोर कर रहे हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज़ में दे रहा हूँ, तो ये उसी तरतीब में अब शो भी हो रही हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है एरे का। इसके कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनको देखते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये हमने प्रोग्राम कर लिया ऑलमोस्ट। राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट वैल्यूज़ इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एरे के एलिमेंट्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करें ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ द नंबर्स एंड डिस्प्ले। आपने जो नंबर्स लिए हैं इनको डिस्प्ले करने की बजाय आपने इनका सम और एवरेज कैलकुलेट करना है। सम का एक वेरिएबल लेंगे SUM, और एवरेज जो आपको पता है वो हो सकती है डबल डाटा टाइप से, तो उसको लिखेंगे S डबल। नहीं जी, अब हमने इनको सम करना है। सम कैसे करेंगे, सम इज इक्वल टू मार्क्स एट 0 लोकेशन प्लस मार्क्स एट 1 लोकेशन प्लस मार्क्स एट 2 लोकेशन प्लस मार्क्स एट 3 लोकेशन प्लस मार्क्स एट 4th लोकेशन। ये सारे सम हो जाएंगे।
उसके बाद एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय जितने आपने वेरिएबल लिए हैं 5, और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करते हैं मैसेज बॉक्स में, द सम ऑफ द टोटल मार्क्स इज इक्वल टू एंड सम, और सिमिलरली एवरेज मार्क्स एंड मार्क्स एंड एवरेज। तो ये हमारे पास मैथ के मार्क्स हैं, ये कंप्यूटर के मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये फिज़िक्स के मार्क्स हैं, और ये केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। टोटल 386 मार्क्स बने और एवरेज जो है 77.2 मार्क्स है। तो ये हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट डिक्लेयर एन एरे, एरे को डिक्लेयर करें फॉर स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो कि स्ट्रिंग हो, ऐसी एरे बनानी है जो कि स्ट्रिंग हो, दैट इनपुट स्टूडेंट सब्जेक्ट बीइंग स्टडीड इन द करंट सेमेस्टर एंड डिस्प्ले ऑन एक्सेल शीट, एक्सेल शीट के ऊपर उसको डिस्प्ले भी करना है। देखें जी ज़रा, इस सारे को रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो डिम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने के लिए मैं कहता हूँ सब्जेक्ट नेम्स, अगर आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 4 लिखेंगे आप, क्योंकि ऑटोमेटिकली 4 वैल्यूज़ आ जाएंगे इसके अंदर एज स्ट्रिंग। सब्जेक्ट नेम्स एट 0 लोकेशन पे आप कहते हैं, वैल्यू नहीं लगाएंगे, सिर्फ इनपुट बॉक्स लगाएंगे, एंटर सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम एंटर करें आप। मैं जी इसी को कॉपी करता हूँ, 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 0, 1, 2, 3 और 4, 5 सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको एक्सेल शीट के ऊपर लेके जाते हैं, तो सेल्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सब्जेक्ट नेम एट वैल्यू 0 के सब्जेक्ट नेम्स, सब्जेक्ट नेम 0 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले किया जाए। इसको मैं कहता हूँ कॉपी, पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास रो नंबर होता है, ये कॉलम नंबर होता है। रो नंबर चेंज करते जाते हैं, 2, 3, 4, 5, एक ही लाइन के अंदर ये सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, सेकंड के ऊपर, 3 के ऊपर, 4th के ऊपर। तो टोटल 5 जो है ना हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स, ये हम इनपुट्स ले रहे हैं और ये हम आउटपुट्स दे रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हमने डाटा एंटर करना हो या डिस्प्ले करना हो तो हम अकेला ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एरे टाइप का वेरिएबल है, ये आम नॉर्मल डाटा टाइप नहीं है, ठीक है, ये एरे की डाटा टाइप है। तो एरे के अंदर हमें उसका इंडेक्स लिखना पड़ता है, विदाउट इंडेक्स हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। और सिमिलरली जब आपने इससे आउटपुट देनी है तब भी आप उसका इंडेक्स साथ में ज़रूर लिखेंगे। जब आप सिंपल उसका नाम लिखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने किस इंडेक्स की बात की है, क्योंकि उसके पास 5 डिफरेंट लोकेशंस आ चुकी हैं। वो पांचों के ऊपर तो डाटा जो है ना वो ये स्टोर नहीं कर सकता, तो वो कभी भी इस प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन एक्सप्लिसिट, इसको मैं अगर रन करूँ तो वो एरर जनरेट करेगा। वो कहता है कि जी ये क्या चीज़ है, कहता है कांट असाइन टू एन एरे, ये जो आप काम कर रहे हैं इनपुट का ये एरे नहीं है, एरे बनाएं, कहता है इसको एरे के ऊपर, एरे के किसी इंडेक्स के ऊपर लेके जाएं, इंडेक्स के ऊपर लेके जाएंगे फिर उसको स्टार्ट कर लेगा वो रन करना। अब देखें यहाँ पे हम कहते हैं मैथ, यहाँ पे कहते हैं कंप्यूटर, यहाँ पे हम कहते हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स, यहाँ पे इंग्लिश। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये डिस्प्ले हो गए जी, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स हमने लिए। हम एक्चुअली एरे डिक्लेयर करना चाह रहे थे। हमने ये देखा कि एरे जो होती है ये हर डाटा टाइप से बिलोंग कर सकती है, लेकिन एरे के तमाम एलिमेंट्स सिमिलर डाटा टाइप के होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक एरे हो और उसके अंदर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के हों।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एरे हैंडलिंग विद फॉर लूप। एरे को फॉर लूप के साथ कैसे हैंडल करते हैं। एक्चुअली एरे बनाने का मकसद ख़त्म हो जाता है जब आप इतनी दफ़ा जो है ना वो वेरिएबल डिक्लेयर करें और इतनी दफ़ा आप जो है ना उसको डिस्प्ले करने के लिए स्टेटमेंट्स लिखें। यानी कि फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ एरे बनाने का, अगर हमने 5 लाइनें ये लिखनी थी और 5 ही लाइनें ये लिखनी थी। असल में इसका फ़ायदा होता है विद लूप, और ज़्यादा 90-95% जो एरे होती है वो इस्तेमाल होती है फॉर लूप के साथ, ठीक है। क्योंकि फॉर लूप लिखनी भी आसान है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था फॉर लूप में। अब यही काम मैं फॉर लूप से करना चाहूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक लूप का वेरिएबल बना लूँगा n। देखें फॉर n इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 to 4, 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ आएंगी। और स्टेप लिख देंगे, 1 का नाम भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट n। इसके अंदर आप इनपुट कर लें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट नेम्स, इसकी वैल्यू जो मैं कर देता हूँ n इज़ इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर सब्जेक्ट नेम। अब बेटा इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें, जब वैल्यू n की 0 होगी तो 0 इंडेक्स के ऊपर जो आपके पास कोड पड़ा होगा, 0 इंडेक्स के ऊपर ये जो बेटा 1 मिनट होल्ड करें ज़रा, मैं अभी आया। सो बेटा जी देखें n की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एरे के 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, 0 इंडेक्स पे चले जाएगी। फिर लूप अगली दफ़ा चलेगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू चले जाएगी। फिर जब ये नेक्स्ट लूप में चलेगा तो एरे की वैल्यू हो जाएगी 2, एरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू चले जाएगी। फिर ये इस तरह लूप चलती जाएगी और एरे के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट होती जाएंगी। जैसे जैसे लूप चलती जाएगी एरे के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट होती जाएंगी। जब लूप 4 पे पहुंचेगी, यहाँ पे 4th इंडेक्स के अंदर वैल्यू चली जाएगी। जब इसमें 5 आएगा तो ऑटोमेटिकली लूप भी टर्मिनेट हो जाएगी और एरे भी कम्प्लीटली फिल हो चुकी होगी, ठीक है। रन करके देखते हैं, फिलहाल ये शो नहीं होगा, हम सिर्फ इसको रन कर रहे हैं। टाइम मिसमैच एरर फॉर नेक्स्ट, सॉरी ये हमने एज इंटीजर लेना है, n एज इंटीजर। सिर्फ वैल्यूज जो है ना वो स्टोर होंगी, सिर्फ स्टोर हो रही हैं। सिमिलर मेथड में हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं, एक ही लूप में कर लें या इसी लूप को कॉपी करें, क्योंकि लूप तो वैसे ही रहेगी ना, क्योंकि एरे की लेंथ उतनी है तो लूप भी उतनी रहेगी। यहाँ पे मैं सिर्फ लगा देता हूँ मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स, सॉरी सब्जेक्ट नेम्स एट इंडेक्स n। जैसे जैसे लूप चलती जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जब लूप स्टार्ट होनी है n की वैल्यू 0 है, 0 इंडेक्स की चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। फिर नेक्स्ट से हम यहाँ पे चले जाएंगे तो n की वैल्यू हो चुकी होगी 1, तो फर्स्ट इंडेक्स की चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। या फिर उसके बाद हम आएंगे n की वैल्यू हो जाएगी 2, सेकंड इंडेक्स 3 होगा तो थर्ड इंडेक्स, एंड लास्ट पे फोर्थ इंडेक्स। जैसे लूप टर्मिनेट हो जाएगी वैसे वैसे तमाम एलिमेंट्स भी डिस्प्ले हो चुके होंगे। तो ये बहुत आसान है एरे को मैनिपुलेट करना बाय यूजिंग फॉर लूप। अब देखें फॉर लूप में जहाँ पे आपको, अगर आपके एरे एलिमेंट्स 10 थे, 10 स्टेटमेंट्स इनपुट के लिए लिखनी पड़ रही थी और 10 स्टेटमेंट्स आउटपुट के लिए लिखनी पड़ रही थी, तो ये ऑटोमेटिकली हमने जो है ना वो एरे उतनी बना ली है। देखें ज़रा, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट्स उसी तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। ये तो हमारे पास थे 5 के लिए। जब हम 15, 20, 50 एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक चलती है। अगर बेटा आपको ये समझ आई है तो इसी को थोड़ा सा मैं कम्प्लेक्स करूं स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ गई है। अच्छा ऐसे होता है कि कुछ जो है ना वो ज़हीन बच्चे जो होते हैं वो प्रोबेशन पे गए होते हैं, वो प्रोबेशन पे कम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं,
4 किसी ने इनरोल किए होते हैं, किसी ने 3 इनरोल किए होते हैं। अब यहाँ पे हर स्टूडेंट जो है ना वो 5 सब्जेक्ट ले रहा है। खैर इसको मेरे ख्याल में बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा डीपर टॉपिक हो जाएगा, ये एरे डी डायमेंशन की बात होनी है। फ़िलहाल हम सिर्फ एरे के बारे में बात करते हैं। तो जितनी आपकी लेंथ की एरे की मैक्सिमम लेंथ है ना 4, अब 0 से लेके 4 तक अपनी लूप रखें और एरे का इंडेक्स लिखने के बजाय लूप वाला जो काउंटर है वो यहाँ पे लगा दें। तो जितनी दफ़ा लूप चलेगी एरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट होते जाएंगे, जितनी दफ़ा लूप चलेगी एरे के एलिमेंट डिस्प्ले होते जाएंगे। अगर मैं इसको एक्सेल शीट पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो सेल्स एन ज़ाहिर है 0 है, 0 एक्सेल के ऊपर कोई नहीं होता, तो मैं कहता हूँ रो जो है ना वो होगी n+1 यानी कि 0+1 और कॉलम जो है वो फर्स्ट ही होगा सारा सभी के लिए। सेल्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स नेम्स एट n। अब बेटा देखें यहाँ पे हम लिखते हैं रो नंबर 0 नहीं हो सकती एरे के अंदर, सॉरी एक्सेल शीट के ऊपर आप देखते हैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 में 1 ऐड कर दूंगा तो n की वैल्यू 0 है, उसमें 1 ऐड हो गया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब अगली दफ़ा आएंगे n की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, 1 में 1 ऐड हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से आगे आगे मूव करते जाएंगे हम। अगर मैं 0 ही करता हूँ ना तो फिर ये चलेगा नहीं, तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो वो कहेगा 0 जो है ना वो नहीं होता उसके अंदर, एक्सेल शीट के ऊपर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, वो कहता है कि जी ये रन टाइम एरर है, जो कि हमने देखा कि जब n की वैल्यू 0 थी फर्स्ट टाइम पे तो ये नहीं एग्जीक्यूट होता, हमने कह दिया 1। हर दफ़ा जो भी n की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड होता जाएगा। फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो फर्स्ट रो, सेकंड टाइम लूप चलेगी तो सेकंड रो, थर्ड टाइम चलेगी तो थर्ड रो, यानी कि वो जो n की वैल्यू है उसमें 1 ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपने एरे डिक्लेयर की होती है उसके मुताबिक आपने अपने लूप को डिफ़ाइन करना होता है। तो इसी तरीके से आप इनपुट करते हैं और इसी तरीके से आप आउटपुट भी करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और उर्दू, ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्प्ले हो गए आपके सामने। राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट एंटर 5 इंटीजर वैल्यूज़ इन एन एरे, एक एरे के अंदर 5 इंटीजर वैल्यूज़ लिखे विद फॉर लूप के साथ, एंड डिस्प्ले ऑल वैल्यूज़ ऑन मैसेज बॉक्स बाय यूजिंग अनदर फॉर लूप। मेरे ख्याल में ये तकरीबन हमने ये काम कर लिया है। यहाँ पे ये हमने 5 वैल्यूज़ ली हैं और 5 को डिस्प्ले कर दिया। उसने कहा आपको इंटीजर करने का, तो इंटीजर वैल्यूज़ सिमिलर इसी मेथड में हो जाएंगी। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर टेम्परेचर ऑफ 7 डेज इन एन एरे, एक एरे के अंदर 7 दिनों का टेम्परेचर लिखेगा विद फॉर लूप के साथ, एंड देन डिस्प्ले ऑल वैल्यूज ऑन मैसेज बॉक्सेस, कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर बाय यूजिंग अनदर फॉर लूप। ठीक है, देखें जी, इसको मैं रेज करता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए सारी। डिम टेम्परेचर, 7 दिनों का टेम्परेचर लेना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 6, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक 6 तक टोटल 7 वैल्यूज़ हो जाएंगे एज इंटीजर। ठीक है, और लूप चलाने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा n। ठीक है, फिर आपने उसका सम कैलकुलेट करना है, फिर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो वो डबल डाटा टाइप से बिलोंग करती होगी, एवरेज एज डबल। अब देखें जी, फॉर n इज इक्वल टू 0 to 6, ये मुझे कैसे पता चला? मैंने ये देखा जो एरे थी उसकी अपर लिमिट 6 की थी, और मुझे ये भी पता है कि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर 6 तक। जैसे जैसे लूप चलती जाएगी एरे के एलिमेंट इंडिविजुअली एक्सेस होते जाएंगे। स्टेप 1 लिखना लिख लें, नहीं तो ना लिखें, नेक्स्ट, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 10, यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ टेम्प यानी कि टेम्परेचर एट n इज इक्वल टू एंटर वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर टुडेज टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर एंटर करें। ठीक है, या टुडेज रहने देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं जी, यहाँ पे भी एक चीज़ हम कर सकते हैं इंटरेस्टिंग वाली।
यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर डे नंबर, डे, इसको कंकैटिनेट कर देते हैं n के साथ, n टेम्परेचर। अब देखें जी, ये भी हमने नई चीज़ आज हमने की है कि ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर भी ये लूप का इफेक्ट आएगा। देखें जी कैसे कैसे इफेक्ट आएगा। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी, n की वैल्यू होगी 0, टेम्परेचर एट 0, ठीक है, यानी कि 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू जाएगी और यहाँ पे भी 0 शो होगा। 0 नहीं शो करना चाहिए, बल्कि हमें 0+1 यानी कि फर्स्ट डे का टेम्परेचर लेना है। फिर जब ये सेकंड टाइम लूप चलेगी, 0 की बजाय 1 इंडेक्स के अंदर वैल्यू जाएगी और यहाँ पे 2 शो होगा, 2 सेकंड डेज, ठीक है, ठीक है, सेकंड डे, सेकंड डे 1 टेम्परेचर, डे 2 टेम्परेचर, इस तरह से चलेगा। देखें ज़रा क्या ऐसा होता है। 1 डे 1 का टेम्परेचर यहाँ पे देखें 1 लिखा आ रहा है। ये 1 एक्चुअली आपके n की वैल्यू में हमने 1 ऐड किया हुआ है। हम कहते हैं 34, 35, 33, 35, 37, 40, 41 और फिर 35। तो ये हमने सिर्फ टेम्परेचर को एंटर किया है। अभी हमने इसको डिस्प्ले भी करना है और डिस्प्ले करने के बाद हमने इनको सम और एवरेज भी निकालनी है इसकी। इसी लूप को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। आपने डिस्प्ले करना है मैसेज बॉक्स के अंदर, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर दें टेम्परेचर एट n। जैसे जैसे लूप चलेगी वैसे वैसे ये डिस्प्ले होता जाएगा, ठीक है। साथ में हमने सम और एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। मैं कहता हूँ सम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है सम की स्टार्टिंग वैल्यू हम 0 रख लेते हैं। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस टेम्परेचर एट n लोकेशन, ठीक है। ये टेम्परेचर भी कैलकुलेट होता जाएगा, सॉरी सम भी कैलकुलेट होता जाएगा जैसे जैसे लूप चलेगी। और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आके जो हमारे पास है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 7 और मैसेज बॉक्स में लिख देंगे द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक इज इक्वल टू एंड टेम्परेचर। लें जी, जैसे जैसे ये लूप चलेगी सम के अंदर वो वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। एवरेज यहाँ पे हम लिखना है एवरेज। ये जी हमारे पास, सॉरी, ये मुख्तलिफ डेज का टेम्परेचर है। तो ये हमारे पास उसी टेम्परेचर की वैल्यू शो हो रही हैं। उसके बाद ये हमारे पास एवरेज टेम्परेचर भी आ गया। इसी प्रोग्राम को हम दोबारा भी एक दफ़ा परफॉर्म कर लेंगे ताकि इसमें जो सम कैसे कैलकुलेट हो रहा है उसका हमें पता चलता जाए। सो बेटा जी, यहाँ तक अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट है तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।